हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर चर्चा करने जा रहा हूं। दरअसल हम लोग फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3 पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन यह एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिस पर चर्चा करना जरूरी हो गया है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। यह करंट अफेयर्स और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों से रिलेटेड है। अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप ही हम लोग आगे चीज़ें करने के लिए उत्साहित होते हैं और करते रहते हैं। बहरहाल, हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे, की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था और उसे वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी या रामनाथ कोविंद कमेटी का नाम दिया गया। यह 9 सदस्यीय कमेटी थी। इसने अभी हाल में 18,626 पेज की रिपोर्ट देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया और वहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी उपस्थित रहे। तो इस प्रकार से इसी के आधार पर कल अर्जुन राम मेघवाल, जो कि केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं, उन्होंने संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया। उसे हालांकि 269 के मुकाबले 198 लोगों ने विरोध का स्वर भी उसमें दिखाया। 269 लोगों का समर्थन उसे मिला, जिसमें बीजेपी के कुछ सांसद अनुपस्थित थे। उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है और उसके स्क्रूटनी के बाद ही फिर इस पे आगे कार्रवाई होगी। इसमें कम से कम 5 संविधान संशोधन करने होंगे। एक तो ये है कि अनुच्छेद 82A के अंतर्गत इस साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने पर सहमति बनाने के का प्रयास किया जाएगा। अनुच्छेद 82A के अंतर्गत इस प्रावधान को शामिल किया जाएगा। इसे जोड़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 82 तो है, उसमें कैपिटल ए, जो कि एक आर्टिकल होगा, अलग से एक प्रोविजन होगा कंप्लीट, उसको जोड़ना होगा। और इसके लिए अनुच्छेद 83 को संशोधित करना होगा, क्योंकि उसमें संसद के सत्र की बात कही गई है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 172 को संशोधित करना होगा, जिसमें राज्य विधानसभाओं के या विधानमंडलों के सत्र की बात कही गई है। कुछ लोगों का मानना है कि अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 174 को भी संशोधित करना पड़ सकता है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा को भंग करने के संबंध में बातें कही गई हैं। जिसमें संजय कुमार घोष, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अभिषेक मनु सिंघवी का नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनका भी कहना है। हालांकि सिद्धार्थ लूथरा, वो भी वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनका मानना है कि ऐसा नहीं करना होगा। लेकिन इन दो लोगों के अनुसार ऐसा करना होगा। हरीश साल्वे, जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके अनुसार इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी और संजय कुमार घोष मानते हैं कि अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 174 का भी संशोधन करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें लोकसभा को भंग करके चुनाव कराने की बात कही गई है और 174 में विधानसभा को भंग करके चुनाव कराने की बात कही गई है। तो उसे भी संशोधित करना पड़ सकता है, जिससे राज्य की ऑटोनॉमी प्रभावित ना हो। खैर, कुछ लोगों का फर्दर ये मानना है कि कम से कम आधे राज्यों की सहमति चाहिए और उसमें बीजेपी को परेशानी नहीं होगी। कारण ये है कि राज्यों की सहमति का मतलब राज्य विधानसभाओं में उपस्थित लोगों के 50% अधिक लोगों का समर्थन, यानी साधारण बहुमत से कोई भी विधेयक पारित, चूंकि विशेष बहुमत तो अप्लाई नहीं होता राज्य विधानमंडल में, न तो संविधान संशोधन विधेयक अप्लाई होता है, सब चीजें साधारण बहुमत से ही पारित होती हैं।
सो साधारण बहुमत से एक संकल्प पारित करना होगा इस आशय का। इसके अलावा अनुच्छेद 327 में भी संशोधन करना पड़ सकता है, जो कि केंद्र को यानी संसद को यह अधिकार देता है कि वो राज्य विधानसभाओं और राज्य विधानमंडलों के बारे में भी निर्वाचन संबंधी कोई बदलाव कर सकती है, कोई प्रावधान कर सकती है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 173, मान लीजिए 174 को ना भी माना जाए, 174 को मान लेते हैं तो अच्छी बात है। अनुच्छेद 327, ये तो 5 उपबंध संशोधन के योग्य होंगे, नहीं तो 4 तो पक्का होंगे। 82 से जोड़ना होगा, 83 में संशोधन करना होगा, 172 में संशोधन करना होगा, 327 में संशोधन करना होगा। ये 4 तो पक्का ही करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा साधारण बहुमत से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 141 और 151 में संशोधन करना होगा, जो केंद्र और राज्य में चुनाव से संबंधित उपबंध करते हैं। ये धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, ये आर्टिकल नहीं है, यानी ये साधारण बहुमत से ही पारित होंगी। शेष को अनुच्छेद 368, जिसमें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, 368(2) के अंतर्गत पारित करना होगा, जिसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। पीडीटी आचार्य, जो कि लोकसभा के पूर्व महासचिव रहे हैं, उनका कहना है कि भाई ऐसा है, संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन की तरह से ही पारित होगा, यानी इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी। तो जाहिर है विशेष बहुमत की जरूरत, विशेष बहुमत कभी कभी 2/3 बहुमत ही हो जाता है। विशेष बहुमत का बस इतना सा मतलब है कि भाई सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक लोग उपस्थित हों, और जो उपस्थित हैं उसमें 2/3 लोग उस विधेयक या संकल्प या प्रस्ताव के पक्ष में अपना समर्थन दें। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग सिस्टम इसी को बोलते हैं। उपस्थित लोगों के 2/3 बहुमत से वो पारित होना चाहिए, तभी जा करके वह प्रस्ताव, संकल्प या विधेयक स्वीकार किया जाता है। तो लेकिन आप जानते हैं कि व्हिप जारी कर देती हैं ज़्यादातर पार्टियां जो विरोध करती हैं, चूँकि उनको सरकार को नीचा दिखाना या सरकार को गिराना होता है। ऐसे में मोदी सरकार के पास विशेष बहुमत है नहीं, चूँकि 240 सीट वो पाए हैं, यानी कुल एनडीए पास 293 सीटें ही हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि उनको रणनीति बनानी पड़ेगी, विरोधी दलों से बात करना होगा, और तभी जाकर के विधेयक लाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कल की तरह से कि भाई व्हिप जारी करने के बाद भी बीजेपी के 20 से अधिक सांसद अनुपस्थित रहे लोकसभा में, जिससे ठीक है बहुमत तो मिल गया, यानी 269 लोगों का समर्थन तो मिल गया। कल ऐसी जरूरत थी भी नहीं कि प्रस्ताव कोई पारित करना था या कोई संकल्प पारित करना था या कोई विधेयक पारित करना था। कल तो केवल मत विभाजन इसलिए कराया गया था कि भाई बहुमत से इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपना था और इसे एडमिट करना था। एडमिट किया जाए कि ना किया जाए उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपने की बात आएगी। तो खैर एडमिट भी किया गया, 198 मत विरोध में पड़े थे, लेकिन समर्थन में 269 मत पड़ गए, जिसकी वजह से इसको एडमिट तो कर लिया गया। फिर उसके बाद से अर्जुन राम मेघवाल ने अमित शाह के भाषण के बाद इसे राज्यसभा में, जो उन्होंने कल संविधान पर भाषण दिया था अपना, बहुत जोरदार भाषण था, उसी का क्लैरिफिकेशन अम्बेडकर को लेकर के आज फिर उन्होंने प्रेस वार्ता में किया। बहरहाल तो अर्जुन राम मेघवाल के प्रस्ताव पर इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपने का फैसला किया प्रिजाइडिंग अफसर ओम बिरला ने, जो कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। तो संयुक्त संसदीय समिति को इसे भेज दिया गया है, लेकिन जब इसे पारित कराने की बारी आएगी तो उस समय नरेंद्र मोदी को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी, चूंकि इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, जो कि बीजेपी के पास है नहीं। रही बात कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की, तो वो संजय लूथरा जो कि सिद्धार्थ लूथरा जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनका मानना है इसमें राज्यों के सहमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरीश साल्वे जो कि एक दूसरे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनका मानना है कि भाई अगर इसमें राज्यों के सहमत की जरूरत पड़ती, माने वो गोल मटोल बातें करते हैं, तो बीजेपी को इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इसे
आसानी से करा भी ले जाएगी, क्योंकि 20 राज्यों में तो बीजेपी की ही सरकार है। 28 राज्य हैं, 8 संघ राज्य हैं। ज़्यादातर संघ राज्यों में विधानसभाएं हैं नहीं। ये पक्ष में जो बीजेपी के जाता है कि पुडुचेरी में अपने पक्ष वाली सरकार है, एनडीए की सरकार है। एक दिल्ली है, तो दिल्ली में चुनाव कराना है, उस समय देखा जाएगा क्या स्थिति होती है। और जम्मू कश्मीर में हमको लग रहा है कि अब्दुल्ला साहब को, उमर अब्दुल्ला को मनाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। नरेंद्र मोदी के वहाँ जो विश्वास पात्र व्यक्ति जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के बैठे हैं, वो इस मामले में उनका समर्थन प्राप्त कर लेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि उनको ज़्यादा पावर दिया गया है। और उमर अब्दुल्ला ने कई बार ये कहा भी है, केंद्र के साथ मिल करके हमको रहना है, हमको काम करना है। खैर, देखना है कि आने वाले समय में क्या होता है। बहरहाल, तो इस मामले में रामनाथ कोविंद कमेटी ने अलग अलग अपने मत व्यक्त किए हैं, अलग अलग मुद्दों पर। जैसे पहले तो एक साथ चुनाव कराने के चीज को उन्होंने अपना समर्थन दिया है, लेकिन उनके सामने कहा जा रहा है कि 47 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों से उन्होंने मुलाकात किया और 191 दिन का समय लिया। उन 47 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों में से 32 का समर्थन तो इनको मिला, 15 का समर्थन इनको नहीं मिला, तभी मेजॉरिटी का समर्थन तो इनको मिल ही गया। और उनमें कई क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जिनसे ये संपर्क नहीं कर पाए या उन्होंने समय नहीं दिया। लेकिन 47 प्रमुख क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल हैं जिनसे संपर्क किया इन्होंने, उसमें ज़्यादातर लोगों ने इनको समर्थन दिया। जिसमें नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, जैसे सिक्किम का क्रांतिकारी दल है, सिक्किम क्रांतिकारी दल, उसका भी समर्थन इनको मिला है। तो अब ये देखना है कि भाई ये कैसे चीज़ों को, सरकार के पाले में गेंद, सरकार के कोर्ट में गेंद है, सरकार के पाले में गेंद है। देखना है केंद्र सरकार इसको कैसे खेलती है। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या उन राज्यों की होगी जहाँ की कोई दल अभी हाल में हुए लोग असेंबली चुनाव के बाद सत्ता में आया है, और चूंकि लोकसभा के साथ उसका चुनाव कराना है। मान लीजिए लोकसभा के चुनाव में 2 साल या 3 साल का भी समय बचा हुआ है, और पता चला कि वहाँ नया नया दल जो सत्तारूढ़ हुआ है उसको आए हुए अभी 1 साल या 6 महीना या कम समय ही हुआ, तो ऐसी स्थिति में वह क्या करेगा। तो रामनाथ कोविंद कमेटी का रिकमेंडेशन ये है कि भाई ऐसा है, उसको तब तक सरकार चलाने का मौका दिया जाएगा जब तक कि लोकसभा के साथ उसके चुनाव नहीं होते। और लोकसभा के चुनाव के बाद ये तय कि अगर वही पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई तो वो सत्ता संभालेगी, अगर दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई तो दूसरी पार्टी सत्ता संभालेगी। लेकिन वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा। इसी प्रकार से उन पार्टियों के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा जो एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे हैं और 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जाने के पहले उनके पास काफ़ी समय है। तो अगर वो कंटिन्यू करते हैं जैसा कि रामनाथ कोविंद कमेटी का रिकमेंडेशन है, पता चला कि पार्टी एक्स जो है 5 साल किसी राज्य में कार्यकाल पूरा कर चुकी है और उसको 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव में जाना है, तो ऐसी दशा में संभव है कि उस पार्टी के लिए अगले 2 साल लोगों को अपने पक्ष में करने में कामयाबी हासिल हो जाए। अब इसमें दुरूहता तो आएगी, कठिनता तो आएगी ही, लेकिन रामनाथ कोविंद कमेटी ने इन सब का सुझाव दिया है। और उसने ये भी सुझाव दिया कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव भी करा लिए जाएं। ये 100 दिन के भीतर होगा या एक साथ होगा, इसको भी लेकर के केंद्र सरकार को चीजें स्पष्ट करनी होंगी, क्योंकि 100 दिन भी कोई ज्यादा समय तो होता नहीं है। खैर, दिल्ली आधारित एक एनजीओ है जिसका नाम है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अनुसार
600 अरब रुपए लगे थे 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें। और वीवीपैट अतिरिक्त लगाने, अगर एक साथ चुनाव होते हैं राज्य विधानसभाओं के तो 92.8 अरब रुपये और अतिरिक्त खर्च होगा। फिर भी ये रामनाथ कोविंद कमेटी ने भी इसी तरह का अनुमान लगाया है, लेकिन उसने ये भी अनुमान लगाया है कि अगर अलग अलग राज्यों के अलग अलग चुनाव होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने, प्रशासनिक अमले को लगाने और पॉलिसी पैरालिसिस कराना 3-4 महीने एकदम चीज़ें ठप रहती हैं। न केंद्र सरकार कुछ कर सकती है, न राज्य सरकारें कुछ कर सकती हैं उस राज्य में जहाँ की चुनाव है। दूसरे शब्दों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अस्तित्व में आ जाने के बाद ये मुश्किल भरा दौर होता है। इससे पैसा भी ज़्यादा खर्च हुआ है, जिस पर कि रामनाथ कोविंद कमेटी ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है कॉस्ट को लेकर के और टाइम को लेकर के सबसे ज़्यादा फोकस किया है। टाइम 3-4 महीने का समय ये जाया होता है, इस दौरान उस राज्य में कोई काम कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दों को एड्रेस करने की कोशिश किया है रामनाथ कोविंद कमेटी ने। तो कुछ मामलों में ठीक भी है, उनका तर्क भी सही है कि भाई 51-52 में जो पहले लोकसभा का गठन 1952 मई में हुआ था, तो उस समय से लेकर के 1967 तक तो एक ही साथ चुनाव होते थे। भले इस दौरान किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, जैसे 1959 में केरल में नंबूदरीपाद की सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, उसको पंडित नेहरू की सरकार ने बर्खास्त कर दिया था और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। फिर भी उसका चुनाव लोकसभा के साथ ही हुआ। तो 1967 तक जो 4 लोकसभा के चुनाव हुए उसके साथ ही विधानसभाओं के चुनाव होते थे। 67 में 16 राज्यों के चुनाव हुए, जिनमें से 8 में तो कांग्रेस की वापसी हुई, 8 में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई और उनको एक बहाना दूसरा एक या दूसरे बहाने के आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार ने, भले ही वो डिफेक्शन के कारण हुआ हो, लेकिन अंत में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर ही दिखाया जाता है और इस आधार पर 8 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था 1967 में। और वहाँ विधानसभाएं भंग हो गई थी, साथ ही राष्ट्रपति शासन लग गया था। यही इसी का रिपीट किया 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने उन कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त कर दिया इस आधार पर कि भाई वो लोकसभा में चुनाव हार गए थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दीजिए कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वमई केस में इन सब चीज़ों पर रोक लगा दिया और 1985 में जो राजीव गांधी की सरकार ने किया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा एंटी डिफेक्शन एक्ट बना के, जिसके 10 पैरा बना करके उन्होंने इसे थोड़ा सख्त बना दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसे और भी सख्त बना दिया था। खैर, उनके बारे में हम कोई बाद में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से 1967 तक तो एक साथ चुनाव हुए, उसके बाद अलग अलग चुनाव होने लगे थे। बच्ची रो रही है, इस वजह से उसकी आवाज़ आ रही है, आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग चुनाव कराने में खर्च भी ज़्यादा होता है, समय भी ज़ाया होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने से प्रशासनिक सहूलियत भी नहीं रह जाती, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी चुनौती रहती है, इलेक्शन कमीशन के लिए भी चुनौती बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें, और पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति अलग होती है। प्राइवेट कंपनियों को अपने कर्मचारियों को बार बार छुट्टी देना पड़ता है क्योंकि वो चुनाव के नाम पर अपने घर यात्रा करते हैं, उनका खर्च भी होता है और जाते हैं वोट डाल के आते हैं, तब फिर उसके बाद से कंपनियां मना भी नहीं कर सकती हैं। ऐसे में उनके लिए भी काम उतने समय तक रुका रहता है। अगर एक साथ मास एक्सोडस हो गया तो मान लीजिए जैसे बिहार के बहुत सारे लोग किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और बिहार में चुनाव अलग समय पर हो रहा है, तो पता चला कि उस कंपनी को उन लोगों को छुट्टी देना होगा। वो लोग अगर करते डिमांड करते हैं भाई हमको वोट डालने जाना है, तो उस कंपनी के लिए भी आफत हो जाएगी। इन सारी चीज़ों पर अपने 18,626 पेज के रिपोर्ट में रामनाथ कोविंद कमेटी ने रिफ्लेक्ट किया है, विचार किया है। बहरहाल देखना है कि यह विधेयक पारित कराने में मोदी सरकार
कामयाब होती है कि नहीं, जैसी स्थिति बनेगी आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।